दोस्तों, द प्लेटफॉर्म 2 2019 में आई स्पेनिश फिल्म द प्लेटफॉर्म का प्रीक्वल है, यानी कि कहानी में पहले क्या हुआ वो इस फिल्म में दिखाया गया है। ये दो फिल्मों की सीरीज एक एलेगरी है, यानी कि कहानी दिखाने की वो टेक्निक जिसमें एक रिप्रेजेंटेशन या मॉडल के जरिए एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। ज्यादातर उस कॉन्सेप्ट को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इस कहानी में सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि सामाजिक और आर्थिक प्रणाली के बारे में बताया गया है। फिल्म के एक्सप्लेनेशन के दौरान ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दुनिया के दो मेजर इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, यानी कि पूंजीवाद और समाजवाद। पिरामिड्स के बारे में हम सब जानते ही हैं। इसका सीधा और उल्टा रूप दोनों इस कहानी में आपको नजर आएगा। और जहां तक रही बात उस रिप्रेजेंटेशन या मॉडल की, तो उसके लिए एक टावर स्टाइल का वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर दिखाया गया है, एक तरह की जेल करेक्शन फैसिलिटी जिसमें 333 फ्लोर हैं। सबसे ऊपर फ्लोर नंबर 0 है जहां खाना बनता है, और फिर एक प्लेटफॉर्म के जरिए उस खाने को हर फ्लोर पे उतारा जाता है। नियमित समय के लिए रोका जाता है। हर फ्लोर पर 2 कैदी हैं और 333वां फ्लोर तो लगभग पाताल में ही उतर जाता है। अब बढ़ेंगे सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है हंसते खेलते बच्चों के साथ, जो बड़े सुनियोजित ढंग से एक एक करके अपनी टर्न आने पर स्लाइड का मजा ले रहे हैं। यहाँ से हम पहुंच जाते हैं बड़ों की दुनिया में, जहाँ कुछ लोगों का इंटरव्यू चल रहा है। वो सब अपनी एक पसंदीदा डिश का नाम बता रहे हैं। एक आदमी पूछता है दिन में एक बार, और एक दूसरा आदमी पिज्जा में फंस गया है। इसके बाद वो किसी एक चीज यानी वस्तु का नाम बताना शुरू कर देते हैं जिसे वो अपने साथ ले जाना चाहेंगे। हम फिर से उस पिज्जा वाले आदमी पर वापस आ जाते हैं। वो वहाँ कैद काटने आया था। उसने अपने सोते हुए माँ बाप के घर में आग लगा दी थी। जिस बात का डर था वही होता है। आदमी लेवल 24 पर धड़दंगा खड़ा होता है, कटा फटा पिज्जा बेस हाथ में लिए। ऊपर से आवाजें आती हैं कि ये 21 मंजिल वाले आदमी का काम है। गंजा आदमी पिज्जा फेंक कर चिकन लेग पीस उठा लेता है। 23 मंजिल वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं। जिसने इंटरव्यू में जो मांगा था उसे वही खाना चाहिए, या फिर आपसी सुलह सम्मति से खाना अदली बदली किया जा सकता था। 23 नंबर वाले उसे आश्वासन देने की कोशिश करते हैं कि वो अगले दिन 21 नंबर का कुछ करेंगे। वो अपने आप को लॉयलिस्ट यानी कि वफादार बताते हैं। गंजा आदमी नहीं मानता। अब उसकी लेवल की औरत उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके क्रोकेट से मीट की खुशबू आने पर वो चिकन का लेग पीस रखने को तैयार हो जाता है। 23 नंबर वाला आदमी उसे याद दिलाता है कि उसे जो खाना है अभी खा ले, वो अपने फ्लोर पर खाना नहीं रख सकते। गंजे आदमी की दोबारा शिकायत करने पर वो आदमी उसे कहता है कि वो लकी है कि वो लेवल 24 पर है। 23 नंबर वाला उसके अनुशासन की भी तारीफ करता है और प्लेटफॉर्म नीचे उतर जाता है। औरत के पूछने पर गंजा अपना नाम ज़मियाटिन बताता है। औरत का नाम पेरम्पुआन होता है। पेरम्पुआन की फेवरेट डिश थी हैम क्रोकेट्स, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड बनाया करता था। वो वहाँ पश्चाताप करने आई थी, और ये सब याद करते हुए वो दीवार पर चित्र बनाने लगती है। और तभी टावर में हर जगह रेड लाइट्स चमकने लगती हैं। नीचे से 44 नंबर की गूंज ऊपर बढ़ने लगती है। 44 नंबर के लोगों ने किसी भी तरह का जवाब देने से मना कर दिया था। कोई नहीं जानता आगे कितना खाना गया था। ज़मियाटिन कहता है कि आपसी संपर्क तो 21 नंबर पर ही टूट गया था। 23 नंबर वाला आदमी बताता है अगले दिन उनके 19 और 20 नंबर के कॉमरेड 21 नंबर पर उतरकर उसके पिज्जा का हिसाब लेंगे, और तभी प्लेटफॉर्म नीचे से रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। अपने इंटरव्यू के फ्लैशबैक में ज़मियाटिन बताता है कि उसके माँ बाप ने उसे वहाँ इसलिए भेजा था क्योंकि वो उससे डर गए थे। ये अगला दिन था और प्लेटफॉर्म फिर से नीचे उतर रहा था। 23 नंबर वाला आदमी बताता है कि 21 वालों की मरम्मत शुरू हो चुकी है। 21 नंबर वाले प्लेटफॉर्म पर ही चढ़ गए थे और वफादारों के साथ लड़ते हुए नीचे आ रहे थे। ज़मियाटिन दिखने में तो बहुत खूंखार था, लेकिन लड़ाई का नाम सुनकर कांपने लगता है। नाजुक से दिखने वाली परम्पुआन बेड के नीचे से रॉड निकालने के लिए दौड़ पड़ती है। 45 नंबर वाले भी जानना चाहते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। ज़मियाटिन की हालत अब और खराब हो जाती है। वो कहता है कि किस नंबर वाले उसका पिज्जा भी ले सकते हैं, लेकिन वो उसे मारे नहीं। अब प्लेटफॉर्म उनके लेवल पर उतर आता है और उस पर 21 नंबर के एक कैदी की लाश पड़ी होती है।
और तभी 23 नंबर वाला दूसरे को लेकर प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ता है। 23 नंबर की साथी बचा कुचा खाना प्लेटफॉर्म पर फेंकने लगती है। प्लेटफॉर्म नीचे उतर गया था, लेकिन उनके फ्लोर पर खाना रह गया था, जिसकी वजह से 23 नंबर पर आग लग जाती है और वो औरत झुलस जाती है। परम्पुआन आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन जामियातिन एक कदम और पीछे ले लेता है। इससे पहले कि 21 नंबर वाला 23 नंबर वाले की हत्या कर दे, परम्पुआन उस पर टूट पड़ती है। 23 नंबर वाला उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें अपने फ्लोर से खाना भी हटाना होगा प्लेटफॉर्म पर। वो दोनों नीचे जाते हुए प्लेटफॉर्म पर खाना फेंकना शुरू कर देते हैं। उनका फ्लोर गर्म नहीं, ठंडा हुआ था, बहुत ठंडा, लेकिन खाना नीचे जाते ही सब कुछ सामान्य होने लगता है। 23 नंबर वाला 21 नंबर वाले के हाथ बांध देता है और अब जाकर जामियातिन का हौसला बढ़ता है। वो पहले 21 नंबर वाले को पिज्जा के लिए धुतकारता है और फिर 23 नंबर वाले पर भी चढ़ने की कोशिश करता है। वो कहता है उसने भी उसे बीते हुए दिन खाने से रोका था और उसकी आजादी छीन ली थी। आजादी का नाम सुनकर 23 नंबर वाला बहुत विचलित हो जाता है। वो कहता है कि ऐसी आजादी ना हो वही अच्छा है। जलने की वजह से 23 नंबर वाली औरत की मौत हो जाती है। परम्पुआन के पूछने पर 23 नंबर वाला बताता है कि वो 21 नंबर वाले की लाश के साथ नीचे जाएगा जब तक उसे उनका कोई प्रतिनिधि नहीं मिलता। ये वो लोग थे जो मास्टर से मिले थे। मास्टर ने ही वहाँ के कानूनों की नींव रखी थी। जामियातिन को ये सब अजीब लगता है। अब उसे 23 नंबर वाला बताता है कि कई लोग मास्टर को मसीहा भी मानते हैं। कोई नहीं जानता कि वो अब भी जीवित है या मर चुका है। मास्टर ने एक बहुत निचले फ्लोर पर पूरा 1 महीना बिना खाए गुजारा था, सिर्फ ध्यान लगाकर। अगले महीने वो उससे भी निचले लेवल पर जागा, जहां कभी खाना पहुंचा ही नहीं था। अपने लेवल और उसके नीचे के लेवल के लोगों को खाना खिलाने के लिए उसने अपनी जांघ से मांस काटकर उन लोगों से साझा किया था। उसका ये संदेश धीरे धीरे पूरे टावर में फैल गया था। उसका संदेश वहाँ का कानून बन गया था, जहाँ हर एक को अपने से नीचे वाले के बारे में सोचना था। जामियातिन की सुई अपने पिज्जा पर ही अटकी रहती है। 1 महीने तक ध्यान लगाकर भूखा रहे मसीहा का संदेश कहानी को धार्मिक टच देता है। अब जामियातिन कहता है फिर तो जली हुई 23 नंबर की औरत का गोश्त नीचे वालों में भी बांटा जा सकता है। 23 नंबर वाला कहता है कि मास्टर ने त्याग का रास्ता दिखाया था, आदमखोरी का नहीं। आदमी मरी हुई औरत की बॉडी को नीचे धकेल देता है, जो निचले लेवल्स फ्लोर से टकराती हुई बिखरती जाती है और वो टुकड़े फाइनली आखिरी फ्लोर से भी नीचे पाताल में गिर जाते हैं, जहां दरिंदे उन टुकड़ों पर टूट पड़ते हैं। आखिरकार जामियातिन का पूरा पिज्जा अगले दिन नीचे पहुंच जाता है और वो उसे तय लगाकर पूरा का पूरा हड़पने लगता है और ऐसा करते हुए उसे 21 नंबर को छेड़ने में बहुत मजा आता है। 23 नंबर वाला मसल्स की एक डिश उठाता है और उसे टॉयलेट में डाल देता है। वो बताता है कि ये डिशेस उन लोगों की है जो पिछले दिन मारे गए थे, उन्हें फेंकना होगा। उनका कानून उन्हें दूसरों का खाना खाने के लिए अलाउ नहीं करता और अगर वो उसे खाए बिना नीचे छोड़ देंगे तो कोई ना कोई तो उन्हें खाएगा और इस तरह उनका लालच बढ़ता जाएगा दूसरों के खाने में। अब 23 नंबर वाला 21, 22 और 23 फ्लोर के बचे हुए खाने को फेंकने की रोज की जिम्मेदारी उनकी लगा देता है। अगर वो चाहे तो खाना अदली बदली कर सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें अपना खाना फेंकना होगा। इसके बाद 23 नंबर वाला घायल 21 नंबर वाले को लेकर प्लेटफॉर्म के साथ नीचे उतर जाता है। अगले दिन पूरा सही से लगा खाना फिर से नीचे उतरता है। जामियातिन एक बार फिर से अपने पिज्जा पर टूट पड़ता है। परम्पुआन कानून के अनुसार मरे हुए लोगों का खाना टॉयलेट में फ्लश कर देती है। जामियातिन फेंकने से पहले एक पीस अपने मुंह में डाल लेता है। ऊपर से एक नए कैदी ने जामियातिन को ऐसा करते हुए देख लिया था। परम्पुआन को जब भी मौका मिलता है वो दीवार पर ड्राइंग करती रहती है। जामियातिन को खाने की बर्बादी कभी भी पसंद नहीं आती। परम्पुआन अपने नीचे के लेवल के लोगों से बातचीत करती रहती है। 23 फ्लोर वाला आदमी लगातार जामियातिन पर नजरें गड़ाए रहता है। आखिरकार एक दिन जामियातिन परम्पुआन को अपने पिज्जे का एक टुकड़ा दे ही देता है। धीरे धीरे उनमें घनिष्ठता बढ़ती जाती है। आखिरकार उनकी उच्च फ्लोर पर आखिरी रात आ जाती है। परम्पुआन जामियातिन को अपनी ड्राइंग दिखाती है। उसके आलोचना करने पर परम्पुआन अब उससे उसकी कला पूछती है। जामियातिन बताता है कि वो एक गणितज्ञ था। वो दीवार पर -1 स्क्वायर रूट लिखता है, जिसका उत्तर एक काल्पनिक नंबर था। उत्तर का काल्पनिक होना उसे मंजूर नहीं था, इसलिए उसने गणित को छोड़ दिया। वो काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करता और शायद इसीलिए वो मास्टर में भी विश्वास नहीं रखता। काल्पनिक नंबर वाले दिन से उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रह गई थी। उसने अपना काम छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ दिया
और अपने माँ बाप के पास जाकर रहने लगा। अब वो परमपुआन से उसकी कहानी पूछता है। वो वहाँ पश्चाताप करने आई थी। तभी नीचे से आवाज आती है कि इस महीने खाना लेवल 175 तक पहुंच गया था। इस बात से टावर में सभी बहुत खुश होते हैं। मास्टर का सिस्टम काम कर रहा था। मास्टर का सिस्टम समाजवादी था। इस खुशी के मौके पर परमपुआन जामियाटिन के साथ नाचना चाहती है। अगले दिन उन दोनों की आंख फ्लोर नंबर 180 पे खुलती है। 181 वाली औरत बताती है कि नीचे के लेवल वाले कह रहे हैं उन तक जो पहुंचेगा वो सब कुछ खा जाएंगे। अब उन्हें पता चलता है कि 169 ने किसी भी तरह का जवाब देने से मना कर दिया है। अब जामियातिन प्रार्थना करता है कि मास्टर के कानून की वफादार रक्षा करेंगे। चिंता का विषय यह भी था कि टावर में अब बहुत से नए लोग आ गए थे। उस दिन उनके फ्लोर पर खाली तश्तरियों का प्लेटफॉर्म उतरता है। उनके नीचे के फ्लोर का आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। अगले दिन भी खाली प्लेटफॉर्म ही उतरता है। जामियाटिन अपनी शर्ट में आग लगा देता है और बार बार अपने लाइटर के साथ खेलने लगता है। जामियाटिन खून की उल्टी करता है और एक कटा हुआ सर नीचे गिरता है। नीचे से आवाज आती है कि उनके प्रतिनिधि ऊपर कुछ कर रहे हैं। परमपुआन जामियातिन के सर पर ठंडी पट्टियां रखने लगती है। नीचे वाला आदमी चिल्लाता है कि गद्दारों का हशर बहुत बुरा होगा। नीचे से एक और धार्मिक संकेत आता है कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तभी उन्हें खबर मिलती है कि सारी गड़बड़ 168 और 169 पर ही है। ऊपर से सभी गद्दारों के नंबर आने शुरू हो जाते हैं और फिर फ्लोर नंबर 24 के मोटे आदमी की भी खबर आती है जिसने खाना चुराया था। 23 नंबर वाले ने जामियाटिन की रिपोर्ट ऊपर भेज दी थी। अब जामियाटिन को अपनी गलती का एहसास होता है। 179 वाली औरत को जामियाटिन पर शक हो गया था। जामियाटिन के इंटरव्यूअर की आवाज गूंजने लगती है। उसने 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। उसके सभी बिजनेस फेल हो गए थे। उसके बीवी बच्चों ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके माँ बाप भी उससे दुखी हो गए थे। जामियाटिन गणितज्ञ भी नहीं था। वो एक असफल आदमी था। शायद उसी की वजह से परमपुआन फ्लोर नंबर 180 पर थी। वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना चाहता है। वो अपने आप को सजा देना चाहता है। वो अपने लाइटर से अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर लेता है। नीचे के फ्लोर वाले गद्दारों को मिल रही सजा को देखकर खुश होते हैं। नीचे एक फ्लोर पर बहुत से प्रतिनिधि अपने लीडर के साथ खड़े होते हैं। जामियाटिन के जलते हुए टुकड़े नीचे पाताल तक पहुंच जाते हैं। अगली बार आंख खुलने पर परमपुआन अपने आप को लेवल नंबर 51 पर पाती है। उसकी नई साथी एक औरत होती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर के लेवल्स में अब कोई भी गद्दार नहीं है। फ्लोर नंबर 71 तक सभी पुराने और वफादार थे। जामियाटिन का लाइटर अब परमपुआन के पास होता है। परमपुआन की नई साथी का हाथ कटा होता है। अगली बार जब प्लेटफॉर्म उतरता है तो उनका खाना बिखरा होता है। कुछ नए कैदियों ने कानून मानने से इनकार कर दिया था, समझाए जाने पर भी। नीचे से आवाज आती है कि फ्लोर 54 पर भी एक गद्दार है। वो आदमी लेवल नंबर 2 से नीचे आया था। 52 वाले कहते हैं कि वो कल नीचे उतरकर उसका हिसाब बराबर करेंगे। परमपुआन कहती है कि वो उनके साथ आएगी। रूल्स के हिसाब से ये अलाउड नहीं था। सिर्फ ऊपर के 2 लेवल नीचे जा सकते थे। परमपुआन जामियाटिन की मौत का बदला लेना चाहती थी, जिसका पिज्जा ऊपर से खाया हुआ आता था। अगले दिन एक औरत का कटा हुआ सर नीचे गिरता है और आवाज आती है कि डागिन बाबी आ रहा है। ऊपर से बाबी के नाम की आवाज गूंजने लगती है। प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उनका खाना सही सलामत होता है। परमपुआन की साथी अचानक से एक रॉड लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है और उसे साथ आने को कहती है। 50वें फ्लोर वाली औरत उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब उन्होंने समस्या को अपने हाथ में ले लिया था। फ्लोर 52 वाले भी उन्हें देखकर खुश नहीं होते। वो कहते हैं कि ये कानून के खिलाफ है। परमपुआन की साथी उतरने से मना कर देती है। 52 पर एक आदमी पीछे रुक जाता है। परमपुआन 53 वालों से झूठ कहती है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि उन सबको एक साथ जाना है। अब वो 5 नीचे उतरते हैं और फ्लोर 54 पर मारधाड़ शुरू हो जाती है। 54 पर दाढ़ी वाला आदमी उन सब पर भारी पड़ता है। प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है और वो आदमी प्लेटफॉर्म पर कूद जाता है। वो सब भी उसके ऊपर। आखिरकार किसी तरह परमपुआन उस पर काबू पा ही लेती है। वो आदमी दया की भीख मांगता है और प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ता है। परमपुआन की साथी उससे कहती है कि वो नहीं रुक सकते, उन्हें भी नीचे जाना चाहिए था। ये सिर्फ उस 54 वाले आदमी की बात नहीं है। अब परमपुआन को एहसास होता है कि उसकी साथी वहाँ नई नहीं है। रात में वो बताती है कि वो वहाँ 6 महीने से है। उसकी साथी ने उसे पहले दिन ही कानून के बारे में बता दिया था, लेकिन एक दिन उन्हें एक बहुत ही कमजोर नवयुवक मिला। उन्होंने एक मरे हुए आदमी का खाना उसे दे दिया।
जिसकी डागिन बाबी ने उन्हें सजा भी दी। डागिन बाबी हर महीने कट्टर होता जा रहा था। पेरम्पुआन अपने साथी के कटे हुए हाथ की तरफ देखती है, जो उसे बताती है कि उसकी उस समय की साथी ने डागिन बाबी की आंखें फोड़ दी थी, जिसके बदले डागिन बाबी के साथियों ने उसे निर्वस्त्र करके प्लेटफॉर्म के साथ बांध दिया था और इसी अवस्था में वो खाने के साथ नीचे गई। इसीलिए वो औरत 54 लेवल पर रुकना नहीं चाहती थी। वो प्लेटफॉर्म के साथ नीचे बढ़ते रहना चाहती थी क्योंकि दागिन बाबी उनके पीछे आएगा। परमपुआन कहती है इसका मतलब जिंदा रहने के लिए उन्हें टावर से निकलना होगा। उनके फ्लोर पर एक डाउन सिंड्रोम वाला कैदी भी था जो सो रहा था। परमपुआन की साथी कहती है कि वो सिर्फ इंटरवल के दौरान भाग सकते हैं। महीने के अंत में जब उनके फ्लोर बदले जाते हैं तब उन सबको बेहोश कर दिया जाता है। बेहोशी के लिए एक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। परमपुआन उससे पूछती है कि वो बेहोशी से कैसे बचेंगी। उसकी साथी कहती है उसके लिए उन्हें नीचे बढ़ते जाना होगा। अगले दिन प्लेटफॉर्म के नीचे एक नंगा आदमी बंधा होता है। परमपुआन की साथी कहती है कि डाबिन नीचे आ रहा है। तभी कोई उस पर वार कर देता है और उसका खून नीचे गिरने लगता है। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे उनके फ्लोर पर उतरता रहता है। डागिन बाबी और बाकी के प्रतिनिधि वहां पहुंच जाते हैं। डागिन उनकी तारीफ करता है कि उन्होंने कानून को लागू करने के लिए उल्लंघन करने वालों को सजा दी, जिसके बदले आज उन्हें खाने के साथ वाइन भी मिलेगी। वो दोनों भी अपने हिस्से का खाना खाने लगती हैं और तभी डागिन के इशारे पर उन सबको जकड़ लिया जाता है। डागिन वाकई बहुत कट्टर हो गया था। उन लोगों ने एक कानून को लागू करने के लिए दूसरे का उल्लंघन किया था। उसे ये बात भी पसंद नहीं आती कि जिन लोगों ने उनका साथ दिया था उन सब ने कानून को अपने तरीके से समझना शुरू कर दिया था। वो परमपुआन को अपनी फूटी हुई आंखें भी दिखाता है। परमपुआन की साथी को वो कहता है कि उसने अपना पाठ अभी तक सीखा नहीं था। वो कहता है कि उन्हें सजा देनी पड़ती है कि आगे चलकर किसी और को तकलीफ ना हो। सजा का डर ही उन दरिंदों को डरा कर रख सकता है। डाउन सिंड्रोम वाला आदमी कहता है कि वो दोनों भागने का प्लान भी बना रही थी। वो कहता है कि उन दोनों का कुत्ता खाने का प्लान था। कुत्ता खाकर वो भाग सकती थी। परमपुआन की साथी को छोड़ बाकी सब हंसने लगते हैं। परमपुआन की साथी को निर्वस्त्र कर रस्सियों से बांध दिया जाता है। परमपुआन के एक हाथ को रस्सी से बांध खींच लिया जाता है। नीचे उतरता हुआ प्लेटफॉर्म उसका हाथ काट देता है। परमपुआन की साथी को प्लेटफॉर्म पर बांध दिया जाता है। बिलखती हुई परमपुआन की आंखों के सामने उसकी साथी को प्लेटफॉर्म के साथ नीचे उतार दिया जाता है। अचानक से बच्चों के हॉल में, जो अब तक बहुत ही सुनियोजित तरीके से खेल रहे थे, बदलाव आने लगता है। एक लड़की एक लड़के का हाथ छोड़ देती है। स्लाइड पर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। पिरामिड पर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। अगली बार जागने पर परमपुआन लेवल 72 पर होती है और उसका नया साथी होता है त्रिमगासी। परमपुआन का एक हाथ कट चुका था। टावर की व्यवस्था अब जरा गड़बड़ाई सी लगती है। वो त्रिमगासी से पूछती है कि वो अपने साथ क्या लाया था। त्रिमगासी उसे अपना चाकू दिखाता है। फ्लैशबैक में परमपुआन की साथी उसे बताती है कि नीचे उन्हें डूबता हुआ कुत्ता ढूंढना होगा। जब प्लेटफॉर्म नीचे उतरता है तो त्रिमगासी उस पर टूट पड़ता है। ऊपर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। परमपुआन चाकू लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है। वाइन पीता हुआ त्रिमगासी भी प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। टावर में बगावत शुरू हो गई थी, जैसे अक्सर समाजवाद में भी हो जाती है। नीचे उन्हें कुछ वफादार भी मिलते हैं। परमपुआन एक औरत से कहती है कि उन्होंने कानून का पालन किया था और देखो उनका क्या हाल हुआ। धीरे धीरे बागियों की संख्या बढ़ने लगती है। वो स्वतंत्र विचार के लोग थे जिन्हें बंदिशें पसंद नहीं थीं। परमपुआन और उसके साथी ने जिस आदमी की पिटाई की थी वो भी प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। जो भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है उन पर बर्तन फेंके जाते हैं। एक फ्लोर पर आने पर परमपुआन कहती है कि अब वो काफी हो गए हैं, उन्हें उसी फ्लोर पर रुक जाना चाहिए। वो टावर का स्वतंत्र फ्लोर था। वो फ्लोर नंबर 93 था और वहाँ एक पेंटिंग पड़ी हुई थी जिसमें एक कुत्ता लहर के ऊपर देख रहा था। परमपुआन उस पेंटिंग को छू कर देखती है। डूबता हुआ कुत्ता। परमपुआन का दुश्मन भी उसकी तरफ देखता है। उस फ्लोर पर बागी गाना गाने लगते हैं और हथियार बनाने लगते हैं। अगले दिन ऊपर से खाना और तस्तरियां गिरने लगती हैं। वफादार लॉयलिस्ट नीचे आ रहे थे। डागिन और उसके साथी लेवल 92 पर रुक जाते हैं और खाली प्लेटफॉर्म लेवल 93 पर आता है। डागिन कहता है कि वो उनसे एक लेवल ऊपर रहेंगे और रोज खाली प्लेटफॉर्म ही नीचे भेजेंगे। बागी उसे याद दिलाते हैं कि उनके नीचे भी कुछ वफादार हो सकते हैं।
दागिन उनकी कुर्बानी देने को तैयार था। प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है तो कुछ लोग उस पर कूद जाते हैं। कुछ बागी जानना चाहते हैं कि वो क्या खाएंगे। त्रिबगासी भीड़ में से बाहर निकलता है और कहता है क्यों ना वो सब के सब नीचे जाएं और वफादारों को खाना शुरू कर दें, इस तरह वो भूखे भी नहीं मरेंगे। बाकी के बागी त्रिबगासी को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। परम्पुआन एक आर्टिस्ट थी। उसने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उसने एक एग्जीबिशन रखी थी जिसमें उसने जानवरों की दरिंदगी के पुतले बनाए थे। उसकी इंटरव्यूअर होती है इमोगेरी, जिसे सीक्वल में दिखाया गया था। परम्पुआन का बॉयफ्रेंड अपने बेटे के साथ वो एग्जीबिशन देखने आया था। एक पुतला एक खतरनाक कुत्ते का था। उसके पंजों की जगह चाकू लगाए गए थे। एग्जीबिशन में परम्पुआन ने कुत्ते के आगे जंगला लगाने से मना कर दिया था। उसके बॉयफ्रेंड का बेटा भागते हुए फिसल कर गिरा और कुत्ते का एक चाकू उसकी आंख में घुस गया, जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। केस कोर्ट में गया और जज ने उसे एक्सीडेंट माना। आखिरकार डागिन और उसके प्रतिनिधि नीचे उतर ही आते हैं। परम्पुआन कुत्ते की पेंटिंग को अपने कपड़ों में छुपा लेती है। इसी के साथ उन दोनों गुटों में कत्लेआम शुरू हो जाता है। चारों तरफ खून के छींटे बरसने लगते हैं। परम्पुआन का दुश्मन उस पर अपनी नजरें गाड़े रखता है। त्रिबगासी अपने चाकू का पूरा इस्तेमाल करता है। दाढ़ी वाला बुरी तरह से घायल होता है, लेकिन वो परम्पुआन का गला जकड़ लेता है। त्रिबगासी अपना चाकू परम्पुआन की तरफ बढ़ा देता है, जो दाढ़ी वाले के शरीर में चाकू को घोंप देती है। मरते मरते वो एक ही बात पूछता है कि वो पेंटिंग इतनी जरूरी क्यों थी। फ्लोर पर लाशों का ढेर लग जाता है और फिर प्लेटफॉर्म नीचे गिरने लगता है। त्रिबगासी डागिन के ऊपर खड़ा होता है। अंधा डागिन उसे पहचान लेता है। परम्पुआन वहां पश्चाताप करने आई थी। वो पेंटिंग को खोलती है। रात में परम्पुआन डागिन की आंखों से पट्टी हटा देती है और उसे पताल की तरफ धकेल देती है, और इसी के साथ दागिन की तानाशाही का अंत हो जाता है। परम्पुआन के फ्लैशबैक में उसकी साथी आती है, जिसने उसे इंटरवेल के बारे में बताया था, जिसने उसे बेहोशी की गैस के बारे में बताया था। परम्पुआन पेंटिंग का एक टुकड़ा खा लेती है। पेंटिंग खाते ही परम्पुआन जमीन पर गिर जाती है और उल्टी करने लगती है। बच्चों के हॉल में अब सब कुछ अनियंत्रित हो जाता है। वो सब पिरामिड पर चढ़े होते हैं और ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक घुंघराले बाल वाला लड़का सबके ऊपर चढ़ जाता है और जश्न मनाने लगता है। मिहारा लड़के की तरफ बढ़ती जाती है, उसके कान में कुछ कहती है और उसे अपने साथ ले जाती है। मिहारा की बेटी भी उन बच्चों में होती है। लेवल 93 में परम्पुआन बेहोशी से बाहर आती है। उसे दो गैस मास्क पहने हुए आदमी नजर आते हैं जो हवा में तैर रहे थे। वो आदमी उसे मरा हुआ समझकर बाकी के शवों के साथ बांध देते हैं। शवों का वो पिलर टावर के निचले फ्लोर्स की तरफ जा रहा था। नीचे मास्क वाले और भी आदमी थे जो कैदियों को अलग अलग फ्लोर पर बिस्तर में सुला रहे थे। परम्पुआन अपने आप को खोलने लगती है। परम्पुआन पोल से हटकर 333 के बेड के नीचे छुप जाती है। दूसरे दो आदमी घुंघराले बाल वाले लड़के को 333 के बेड पर लाकर लिटा देते हैं। इसके बाद शवों वाले पिलर को पाताल में धकेल दिया जाता है। आखिरी दो मास्क वाले आदमी ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। परम्पुआन अपने बॉयफ्रेंड के बेटे को नहीं बचा सकी थी, लेकिन वो घुंघराले बाल वाले लड़के को बचाना चाहती है। हवा में अनियंत्रित तैरते हुए उसका सर लड़के के बिस्तर से टकरा जाता है। उसका सर फट चुका था और खून निकलने लगा था। लड़के को ऊपर ले जाते हुए उसका सर एक बार फिर से फ्लोर से टकराता है। सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश होने लगती है। लड़का उसकी गिरफ्त से निकलने लगता है। अचानक से लाइट लाल हो जाती है। उसे जला हुआ जामियादिन भी नजर आता है। वहाँ और भी जले हुए लोग होते हैं और उसका बॉयफ्रेंड गोरैंग भी। प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ से गोरैंग उसकी तरफ चाकू फेंकता है। परम्पुआन ने ये सब कुछ अपनी बेहोशी में देखा था। जब उसकी आंखें फिर से खुलती हैं तो दिन का समय होता है। वो लड़के के साथ प्लेटफॉर्म पर होती है और प्लेटफॉर्म अब नीचे पाताल की तरफ उतरना शुरू कर देता है। आखिरकार प्लेटफॉर्म पाताल के तल तक पहुंच जाता है और टावर से पाताल में गिरे हुए लोग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगते हैं। परम्पुआन उन्हें देखकर कांप जाती है। भीड़ में से एक औरत लड़के की तरफ देखती है और कहती है कि सिर्फ वो ही ऊपर जा सकते हैं। परम्पुआन कहती है कि वो लड़के को लावारिस नहीं छोड़ेगी। औरत कहती है तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन उस बच्चे के पास एक मौका और है। परम्पुआन को प्लेटफॉर्म से उतार लिया जाता है। परम्पुआन के उतरते ही प्लेटफॉर्म बच्चे को लेकर ऊपर उड़ जाता है। इसके बाद भी प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग बच्चों के साथ उतरते रहते हैं। आगे चलकर गोरैंग भी मिहारा की बेटी के साथ वहां उतरा था। इस बार त्रिबगासी उससे कहता है
कि उसका सफर यहीं खत्म होता है। वो गोरैंग को प्लेटफॉर्म से उतारकर ले जाता है। वो दोनों मिलकर कहते हैं कि वो लड़की ही संदेश थी। एक बार फिर प्लेटफॉर्म लड़की को लेकर ऊपर उड़ जाता है टावर की तरफ। अब गोरैंग को वहाँ पेरम्पुआन मिलती है। गोरैंग ही उसका बॉयफ्रेंड था जिसका बेटा उसके कुत्ते के पुतले के चाकू से मारा गया था। अब बात करेंगे इस फिल्म की एंडिंग की, खास तौर पर बच्चों की, जिसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है। बगावत के बाद पेरम्पुना टावर से भागना चाहती थी, इसीलिए उसने पेंटिंग का टुकड़ा खाया था, जिसे खाकर उसे उल्टी हो गई थी और वो बेहोश हो गई थी। उस पर गैस का ज्यादा असर नहीं हुआ था। जब उसको होश आया तो उसे इंटरवल में बाकी के शवों के साथ बांधा जा रहा था, जिसके बाद उस पाइल को टावर के नीचे के पताल की तरफ धकेल दिया गया था। पेरम्पुआन वहां नहीं जाना चाहती थी। वो अपने आप को खोलकर 333 के बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। मास्क वाले आदमी घुंघराले बाल वाले लड़के को 333 के दूसरे बेड पर लाकर लिटा देते हैं। पेरम्पुआन अपने आप को अपने बॉयफ्रेंड गोरैंग के बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती थी। वो टावर में पश्चाताप करने आई थी और उस लड़के को बचाने से बड़ा पश्चाताप क्या हो सकता था। वो उस लड़के को अपने साथ ऊपर ले जाने की कोशिश में मारी जाती है। उसने थोड़ी देर पहले ही अपने आप को उस पाइल से निकलकर पताल में जाने से बचाया था। वो पताल में जिंदा नहीं जाना चाहती थी और वो पताल में जिंदा उतरी भी नहीं थी। उसके जीवन का आखिरी पर्पस उस लड़के को बचाना था और उसी पर्पस के साथ वो पताल में उतरी थी, जिसके साथ उसका पर्पस और जीवन यात्रा पूरे हो गए थे। प्लेटफॉर्म से उतरकर उसे उस पर्पस से आजाद होना था। गोरैंग और बहारत पेनाकोटा लेकर 333 पर पहुंचे थे। उस डिश को ऊपर ले जाकर उन्हें ये दिखाना था कि अगर वो लोग चाहें तो खाना 333 तक पहुंच सकता था। और फिर उन्हें वहां मिहारू की बेटी नजर आ जाती है, जिसके लिए वो दोनों प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं। खून बहने की वजह से बहारत की मौत हो जाती है। उन्होंने लड़की को पेनाकोटा खिला दिया था। वो लड़की पेनाकोटा से बड़ा संदेश थी और गोरैंग के जीवन का भी ये आखिरी पर्पस बन जाता है, जिसके साथ वो पताल में उतरा था, जहां त्रिवगासी उसे बताता है उसके जीवन का सफर पूरा हो गया है, जिसका आखिरी पर्पस उस लड़की को बचाना था और वो बच गई। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि उन बच्चों को वहां टावर वाले ही रखते थे इंटरवल में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।